हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्राइम एजुकेटर में। बोर्ड एग्जाम्स काफी नजदीक हैं और इसके लिए आपको चाहिए भरपूर ऊर्जा, ताकि आप पूरी मेहनत और लगन के साथ स्टडी कर सकें। तो बच्चों, कैसा हो आपका आहार? क्या आपने कभी किया विचार? स्वस्थ संतुलित हो आपका आहार जो ऊर्जा दे शरीर को अपार। तो बच्चों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने यह चंद लाइनें आपके लिए कही हैं जो आपको यह बताए कि आपको किस तरह के आहार लेने चाहिए जो आपको एनर्जेटिक बनाए रखे और आप पूरी चुस्ती और तंदुरुस्ती के साथ मन लगाकर पढ़ पाए। बच्चों, अब हम स्टडी करेंगे मनुष्य में पोषण के बारे में। मनुष्य में पोषण किस प्रकार से होती है, इसके अंतर्गत हम जानेंगे मनुष्य के आहार नाल के बारे में। आहार नाल को इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। मनुष्य का आहार नाल एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है। बच्चों, यह है मनुष्य का आहार नाल। सबसे पहले आहार नाल के बारे में जानेंगे, यानी एलिमेंट्री कैनाल। इसमें हम पढ़ेंगे मुख गुहा, के बाद जानेंगे ग्रसनी, जिसे फेरिंग्स कहते हैं। उसके बाद ग्रास नली, जिसे ईसोफेगस कहते हैं। इसके बाद जानेंगे आमाशय, जिसे स्टोमक कहते हैं। उसके बाद छोटी आंत, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। उसके बाद जानेंगे बड़ी आंत, जिसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। इतना जानने के बाद हम लोग इससे संबंधित पाचक ग्रंथियों के बारे में अलग से जानेंगे। इनसे संबंधित पाचक ग्रंथियां हैं सैलिवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियास। इन तीनों की स्टडी हम बाद में कर लेंगे। सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मुख गुहा से। मुख गुहा, जिसे इंग्लिश में बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी भी कहते हैं, यह ऊपरी तथा निचली जबड़ों से घिरी रहती है। यह जो बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी है, यह ऊपरी तथा निचले जबड़ों से घिरी रहती है। जैसे आप मुंह खोलते हो तो एक कैविटी सी नजर आती है, उसे ही मुख गुहा कहते हैं और यह ऊपरी तथा निचले जबड़ों से घिरी रहती है। मुख गुहा में जीभ और दांत होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मुख गुहा में जीभ और दांत होते हैं। जीभ एक मांसल रचना है, पीछे मुख गुहा के फर से जुड़ी रहती है और जीभ आगे इस तरह से स्वतंत्र रहती है, जिसे हम लोग हिला डुला सकते हैं। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं। इन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा मनुष्य को खट्टा, मीठा, खारा, कड़वा आदि का ज्ञान होता है। जीभ अपनी गति द्वारा भोजन को निगलने में मदद करते हैं। जीभ की संरचना देख लेते हैं। जीभ के ऊपर छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं, यानी टेस्ट बड्स कहते हैं। जीभ के अग्रभाग से क्या पता चलता है? मीठा। अग्रभाग का यह जो किनारा वाला हिस्सा है, इससे नमकीन पता चलता है। और जीभ का जो पिछला हिस्सा है, इसे कड़वा। कोई चीज बीटर हो तो उसका पता चलता है। और इस भाग से खट्टा का पता चलता है। जब हम कुछ खट्टा खाते हैं तो यह जीभ का किनारे वाला पोर्शन बताता है कि हमने कुछ खट्टा खाया है। इसे मैं डिफरेंट कलर से बना देती हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। इसे मैंने रेड से कलर कर दिया है ताकि यह आपको पता चले कि यह जो पोर्शन है जीभ का अग्रभाग, यह हमें बताता है कि हमने कुछ मीठा खाया है। जीभ का यह किनारे वाला पोर्शन जो है आगे, यह किनारे का पोर्शन यह नमकीन बताता है।
साइड वाला पोर्शन यह खट्टा बताता है और सबसे पिछला हिस्सा बताता है कि हमने कुछ कड़वा खा लिया। और ये जीभ क्या करता है, भोजन को निगलने में भी मदद करता है। जब भोजन में लार मिक्स हो जाता है तो वह एक बोलस की फॉर्मेशन करता है, उस बोलस को निगलने में जीभ ही मदद करता है। अब हम लोग जानेंगे दांत, इसकी संरचना एवं कार्य के बारे में। मुख गुहा के ऊपरी तथा निचली जबड़ों पर दांत व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक दांत जबड़े के मसूड़ों से जुड़ा होता है। दांत का वह भाग जो मसूड़ों में धंसा होता है जड़, तथा वह भाग जो मसूड़ों से ऊपर होता है सिर या शिखर कहलाता है। जड़ तथा शिखर के बीच का भाग ग्रीवा या गर्दन कहलाता है। प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होती है। मज्जा गुहा के ऊपर दंतस्थि यानी डेंटाइन होती है जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करती है। यह हड्डी से कड़ी तथा पीले रंग की होती है। डेंटाइन के ऊपर इनामेल की एक कड़ी परत होती है जो दांत को सुरक्षा देती है। अब इन सारी बातों को स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए और हमें हर बात याद रह जाए। इस तरह से हम लोग दांत की संरचना बना लेते हैं। तो यह हमने पल्प कैविटी बना लिया, इसे मज्जा गुहा कहते हैं। यह जो स्ट्रक्चर हमने बनाया इसे मज्जा गुहा कहते हैं यानी पल्प कैविटी। इसके ऊपर इस तरह से हम लोगों ने यह क्या बना लिया, इसे डेंटाइन कहते हैं और यह पीले रंग का होता है जो दांत का अधिकांश भाग बनाता है। और यह हमने बना लिया सेमेंटम। और यह है गम जिसे मसूड़ा कहते हैं। तो सबसे पहले इसे लिख लेते हैं, यह क्या है, मसूड़ा जिसे गम कहते हैं। मसूड़े के ऊपर जो भाग दिखता है उसे क्या कहते हैं, मसूड़े के ऊपर दिखने वाला भाग यह कहलाता है शिखर या सिर। और मसूड़े के नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, जड़ यानी रूट। और इन दोनों के बीच का भाग शिखर और जड़ के बीच का भाग क्या कहलाता है, यह भाग कहलाता है गर्दन। शिखर और जड़ के बीच का भाग गर्दन कहलाता है। यह पोर्शन जो आप देख पा रहे हैं, आप ध्यान से देख ले एक बार कि यह है मसूड़ा जिसमें दांत धंसा रहता है। मसूड़े के ऊपर वाले भाग को शिखर या सिर कहते हैं, इसे इंग्लिश में क्राउन कहते हैं। और मसूड़े के नीचे वाला भाग या पोर्शन जड़ कहलाती है और शिखर और जड़ के बीच वाले पोर्शन को गर्दन कहते हैं यानी नेक। तो यह हो गई दांत की संरचना। प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होती है जिसे पल्प कैविटी कहते हैं। यह है मज्जा गुहा। मज्जा गुहा, यह जो रेड कलर से मैंने बनाया है यह क्या है, मज्जा गुहा। यह पूरा पोर्शन जो है यह मज्जा गुहा है। मज्जा गुहा के ऊपर यह पोर्शन जो आप देख पा रहे हैं यह क्या है, यह डेंटाइन है। यह पोर्शन डेंटाइन है। इस पोर्शन को क्या कहते हैं, मज्जा गुहा के ऊपर जो पोर्शन है यह डेंटाइन है। यह पीले रंग का होता है और यह दांत का अधिकांश भाग बनाता है। और डेंटाइन के ऊपर क्या होता है, डेंटाइन के ऊपर इनामेल होता है, इसे इनामेल कहते हैं। यह जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं यह पोर्शन, इस पोर्शन को इनामेल कहते हैं और ये व्हाइट कलर का होता है। यह जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक यह क्या है, इनामेल है और यह व्हाइट कलर का होता है। यह हमारे शरीर का सबसे कड़ा भाग है
जो दांतों को सुरक्षा प्रदान करती है। और यह जो ग्रीन से मैंने बनाया है यह है सेमेंटम। यह है सेमेंटम। यह सेमेंटम सीमेंट जैसा काम करता है। तो ईंट के बीच में सीमेंट भर देते हैं तो सीमेंट उन दोनों ईंटों को आपस में जोड़ता है और मजबूती प्रदान करता है। सेम वही काम यहाँ पर यह सीमेंटम करता है जिसे मैंने ग्रीन से बनाया है। यह सीमेंटम दांत की जड़ को, यह जो पोर्शन है यह दांत की जड़ है, इस पोर्शन को हड्डियों से जोड़े रखने में मदद करता है। यहाँ जो है हड्डियां होती हैं, इस पोर्शन में हड्डियां होती हैं। इन्हीं हड्डियों से दांत की जड़ को जोड़े रखने में मदद करता है यह सीमेंटम। एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ दांत की संरचना के बारे में। यह है मसूड़ा। मसूड़े के ऊपर वाले पोर्शन को, इस पोर्शन को क्या कहते हैं? शिखर या फिर क्राउन कहते हैं। और मसूड़े के नीचे वाले पोर्शन को, इस पोर्शन को जड़ या रूट कहते हैं। और इन दोनों के बीच के पोर्शन को, शिखर और जड़ के बीच के पोर्शन को गर्दन यानी नेक कहते हैं। प्रत्येक दांत में मज्जा गुहा होती है। यह जो रेड कलर से मैंने बनाया है जिसे पल्प कैविटी कहते हैं। इस पल्प कैविटी में ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और नर्व्स गुजरती हैं जिसके कारण दांतों में सेंसेशन होती है। इस पल्प कैविटी के ऊपर डेंटाइन होती है जो पीले रंग की होती है। और इस डेंटाइन के ऊपर व्हाइट कलर की इनामेल होती है। इनामेल की एक परत होती है। यह इनामेल हमारे बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट है। और यह है सीमेंटम जिसे मैंने ग्रीन से बनाया है। यह सीमेंट जैसा काम करता है। यह दांत की जड़ों को दांत की हड्डियों से जोड़े रखने में मदद करता है। अब हम जानेंगे दांत के कार्य के बारे में। दांत क्या कार्य करते हैं? दांत भोजन को काटने एवं चबाने में मदद करते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 यानी इंसाइजर। नंबर 2 भेदक यानी कैनाइन। नंबर 3 अग्र चर्वनक यानी प्रीमोलर। नंबर 4 चर्वनक यानी मोलर। दांत का डेंटल फॉर्मूला होता है एक वयस्क यानी एडल्ट व्यक्ति के दांत का डेंटल फॉर्मूला होता है 2123 बाई 2123। 2 इंसाइजर है। 2 क्या है? इंसाइजर। 1 कैनाइन और ये 2 जो है ये प्री मोलर है और 3 मोलर है। यह दांत का जो ऊपरी हिस्सा है या निचला हिस्सा है बस उसका आधा पोर्शन का फॉर्मूला है। इसको डबल कर देने से दांत का ऊपरी या निचला हिस्सा का निकल आता है। फिर उसे डबल कर देंगे तो दांत के ऊपरी और निचले दोनों हिस्से का निकल जाता है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं। इंसाइजर 2 हो गए इस तरह से। उसके बाद एक कैनाइन जो कि इस तरह से होता है, थोड़ा नुकीला होता है इसलिए इसे भेदक कहते हैं। उसके बाद प्रीमोलर 2 होते हैं। यह प्रीमोलर 2 हो गए और मोलर 3 होते हैं। इस तरह से मोलर कितने होते हैं? 3। तो यह दोनों हो गए इंसाइजर और यह जो एक है वह है कैनाइन। यह कैनाइन और यह दोनों प्रीमोलर और यह 3 जो है वह मोलर है। 3 साल के बच्चे का डेंटल फॉर्मूला होता है 2, यहाँ लिख देती हूँ। यह बच्चे के दांत का डेंटल फॉर्मूला है 2102 बाई 2102। क्योंकि बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता, जिसके कारण यहाँ 0 दिखाया गया है। और मोलर में जो विजडम टीथ होते हैं वह एब्सेंट होते हैं बच्चों में, जिसके कारण मोलर की संख्या भी 2 हो जाती है। तो बच्चों के डेंटल फॉर्मूला के बारे में यह हो गया 2102 बाई 2102। बच्चों में 20 दांत होते हैं और वयस्क में 32
दांत पाए जाते हैं। बच्चों, यह डायग्राम मानव के पाचन तंत्र की है, जिसमें हम आहार नाल के बारे में जानेंगे। आहार नाल की शुरुआत मुख गुहा से होती है और अंत मुख गुहा से होते हुए मल द्वार पर होती है। मुख गुहा के बारे में हम लोगों ने जान लिया है कि मुख गुहा में जीभ और दांत होते हैं, जिसके बारे में हम लोगों की अब जानकारी जो है वो सफिशिएंट है। अब एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप उसका आंसर देने में सक्षम है। आप कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है, जिसे इंग्लिश में फेरिंक्स कहते हैं। इसमें 2 छिद्र होते हैं। पहला छिद्र होता है निगल द्वार, जिसे इंग्लिश में गलेट कहते हैं। यह गलेट जो है वह आहार नाल के पिछले भाग में खुलता है, यानी इसोफेगस में खुलता है। इसोफेगस जिसे ग्रास नली या ग्रसिका कहते हैं। ग्रसनी का दूसरा छिद्र है कंठ द्वार, इसे ग्लॉटिस भी कहते हैं और यह ट्रैकिया यानी श्वास नली में खुलता है। इसी ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन सा होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं और यह एपिग्लॉटिस ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करती है। जैसे ही हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन मुख गुहा से होते हुए सीधे फूड पाइप में जानी चाहिए, यानी ग्रास नली में जानी चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम भोजन करते करते बातें करते हैं या हमारा दिमाग कुछ और सोच रहा होता है, तो ऐसे में हमारा जो फूड है यानी भोजन वह श्वास नली की ओर आ जाता है और ऐसी स्थिति में यह एपिग्लॉटिस जो है वह ग्लॉटिस के ऊपर इस तरह से ग्लॉटिस का मुंह बंद कर देता है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं आ पाता है और सीधे वह ग्रास नली में चला जाता है और इस कारण हमें कोई परेशानी नहीं होती है। अगर ऐसा ना हो, एपिग्लॉटिस अगर ग्लॉटिस को ना ढके तो भोजन श्वास नली में आ जाएगा और हम सरक जाते हैं और फिर हमें परेशानी होती है। लेकिन यह एपिग्लॉटिस क्या करता है, ग्लॉटिस को ढक लेता है और भोजन को सीधे ग्रास नली की ओर जाने में मदद करता है। भोजन इस प्रकार से श्वास नली में ना आकर सीधे ग्रास नली की ओर जाता है। अब जब भोजन ग्रास नली यानी ग्रासिका में पहुंच चुका है तो भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली में एक तरंग सी यानी लहर सी उठती है और इस नली में कुछ इस तरह से संकुचन और शिथिलन क्रमानुसार होता है। इस सिकुड़न और फैलाव को क्रमाकुंचन कहते हैं, यानी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। इसी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की वजह से भोजन धीरे धीरे ग्रसिका में नीचे की ओर मूव करती है और अमाशय में पहुंच जाती है। अमाशय एक थैली नुमा रचना है जो जे शेप की होती है। इसका आप शेप देख पा रहे हैं कि यह जे शेप की है, इंग्लिश के लेटर जे की तरह इसका शेप है और यह 3 भागों में बटी होती है। ऊपरी पोर्शन को कार्डियक कहते हैं। कार्डियक स्टोमक का यानी अमाशय का प्रथम भाग है। ग्रसिका से सीधे भोजन कार्डियक वाले भाग में पहुंचता है। अमाशय के निचले भाग को पाइलोरिक कहते हैं। निचला भाग जहां से भोजन नीचे की ओर मूव करेगा वह अमाशय का निचला भाग पाइलोरिक कहलाता है और बीच का भाग, और जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि कार्डियक और पाइलोरिक के बीच के भाग को फुंडिक कहते हैं। इस तरह से हमने क्या देखा कि अमाशय जो है वह 3 भागों में बटा है। पहला भाग कार्डियक, सबसे ऊपरी भाग कार्डियक कहलाता है। ग्रसिका से सीधे भोजन कार्डियक में ही प्रवेश करता है। निचला भाग यानी अमाशय का निचला भाग पाइलोरिक कहलाता है। पाइलोरिक से सीधे भोजन नीचे की ओर मूव करता है और बीच का भाग फुंडिक कहलाता है। भोजन जो कि बोलस के फॉर्म में ग्रसिका से होते हुए अमाशय तक आया है, तो अब भोजन कहाँ है? अब भोजन क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में प्रवेश कर चुकी है। छोटी आंत यानी क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो बेटा आंसर क्या होगा? आंसर है छोटी आंत। यहाँ पर पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है और इसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई 6 मीटर और इसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। शाकाहारी प्राणियों में छोटी आंत काफी लंबी होती है और मांसाहारी प्राणियों में छोटी आंत की लंबाई अपेक्षाकृत कम होती है। बच्चों अब आप यह जानना चाहेंगे कि शाकाहारी प्राणियों में छोटी आंत की लंबाई ज्यादा क्यों होती है? तो वह इसलिए क्योंकि शाकाहारी प्राणी प्लांट्स को खाते हैं। प्लांट्स में सेल्यूलोज होती है और सेल्यूलोज को पचाना
थोड़ा कठिन काम है, इसलिए शाकाहारी प्राणियों में छोटी आंत की लंबाई थोड़ी ज्यादा होती है और मांसाहारी प्राणियों में छोटी आंत की लंबाई थोड़ी कम होती है। छोटी आंत 3 भागों में बटा होता है। छोटी आंत का पहला भाग क्या है? ड्यूडेनम यानी ग्रहणी, और यह सी शेप की होती है। अमाशय से जब काइम नीचे की ओर आता है तो यह सीधे ड्यूडेनम यानी ग्रहणी में प्रवेश करता है। बेटा क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं कि अमाशय के द्वारा निष्कासित भोजन छोटी आंत के किस भाग में प्रवेश करता है? तो अमाशय के द्वारा निष्कासित भोजन छोटी आंत के ग्रहणी यानी ड्यूडेनम में प्रवेश करता है। ड्यूडेनम के बाद जेजुनम आता है, यानी छोटी आंत का मध्य भाग है जेजुनम, और सबसे अंत वाला भाग है इलियम। छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है और इलियम के द्वारा अधिकांशतः भोजन का अवशोषण भी हो जाता है। छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग यानी बड़ी आंत में खुलती है। बड़ी आंत 3 भागों में डिवाइड होती है। पहला सीकम, दूसरा कोलोन। कोलोन बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग है। कोलोन भी 3 भागों में विभक्त होता है। पहला एसेंडिंग कोलोन यानी ऊपरी गामी कोलोन, उसके बाद है ट्रांसवर्स कोलोन यानी अनुप्रस्थ कोलोन, तीसरा है डिसेंडिंग कोलोन यानी अधोगामी कोलोन। तो यह कोलोन बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग है। उसके बाद आते हैं रेक्टम, यह बड़ी आंत का सबसे अंत वाला भाग है। अपचा भोजन इलियम से होते हुए कोलोन से रेक्टम के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। यह तो हो गई संरचना की बात कि आहार नाल की संरचना किस प्रकार से होती है। एक बार मैं दोहरा देती हूँ। आहार नाल की संरचना मुख गुहा से प्रारंभ होती है और यह मुख गुहा से होते हुए ग्रसनी, जिसे फेरिंक्स कहते हैं, ग्रसनी से होते हुए यह ग्रासनली यानी ग्रशिका, ग्रशिका से होते हुए या फिर स्टोमिक में आती है यानी आमाशय में आती है, और आमाशय से होते हुए या छोटी आंत, छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत। अब देख लेते हैं पाचन की क्रिया। और बच्चों जैसा कि मैंने कहा कि इससे संबंधित जो पाचक ग्रंथियां हैं, जैसे लीवर, लार ग्रंथि, जिसमें हम 3 जोड़ी लार ग्रंथियों के बारे में जानेंगे, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड के बारे में जानेंगे, और तीसरा है अग्न्याशय यानी पैनक्रियाज, इसके बारे में अलग से स्टडी कर लेंगे। और अब जानेंगे पाचन क्रिया किस प्रकार से होती है। हमने जो भोजन के रूप में ग्रहण किया है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, उसका पाचन किस प्रकार से पूर्ण होता है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वह कॉम्प्लेक्स फूड के रूप में यानी जटिल भोज्य पदार्थ के रूप में होते हैं, और हमारा बॉडी उसे उसी फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिसके कारण उन्हें मैकेनिकली और केमिकली तोड़ना पड़ता है, ब्रेक डाउन करना होता है, ताकि हमारा बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर सके। और यह क्रिया एंजाइम्स और पाचक रस के द्वारा होती है। यह एंजाइम्स और पाचक रस भोज्य पदार्थों पर क्रिया करते हैं और उसके बाद भोज्य पदार्थ इस फॉर्म में बदल जाते हैं कि हमारा बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर सके। तो चलिए देखते हैं कि पाचन क्रिया किस प्रकार से होती है। पाचन की क्रिया विधि। पाचन की क्रिया विधि मुख से शुरू होती है और छोटी आंत पर खत्म होती है। मुख में दांत और जीभ के द्वारा भोजन को पीसकर महीन टुकड़ों में बदल दिया जाता है, और मुख में उपस्थित लार ग्रंथि के द्वारा जो लार सेक्रेट होता है, लार क्या करती है, भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देती है। लार क्या करती है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देती है। और यह क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, यह लार में उपस्थित सैलिवरी अमाइलेज, सैलिवरी अमाइलेज नामक एंजाइम के द्वारा होती है, और इसकी पीएच वैल्यू होती है 6.8। इसी सैलिवरी अमाइलेज के द्वारा स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार से भोजन एक बॉल के समान बोलस में कन्वर्ट कर जाती है। अब बोलस ग्रासनली से होते हुए अमाशय में पहुंच जाती है। यह प्रक्रिया मुख में हो गई। और अब देखते हैं अमाशय में किस प्रकार से पाचन की क्रिया होती है। भोजन जब अमाशय में पहुंचता है तो अमाशय से गैस्ट्रिक जूस, जिसे जठर रस कहते हैं, उसका स्राव होता है और यह बोलस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, और अमाशय में अब
भोजन गाढ़े लेई के समान हो जाता है जिसे काइम कहते हैं। गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस में क्या क्या होता है यह देखते हैं। अमाशय से जठर रस का स्राव होता है। इस जठर रस में म्यूकस होता है। इसमें HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें पेप्सिन होता है, रेनिन होता है और गैस्ट्रिक लाइपेज। बारी बारी से जानते हैं कि इन सब का कार्य क्या है। म्यूकस, म्यूकस क्या करता है? भोजन को लुब्रिकेट करता है और आमाशय की दीवारों को सुरक्षा प्रदान करता है। HCl यह भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है और जीवाणुओं से भी रक्षा प्रदान करता है। पेप्सिन भोजन में उपस्थित प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन्स में बदल देता है। यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। रेनिन क्या करता है? रेनिन दूध में उपस्थित प्रोटीन को सिंप्लीफाई करता है। यह बच्चों में पाया जाता है, वयस्क में अनुपस्थित होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज यह वसा के पाचन में मदद करता है। आमाशय में प्रोटीन के पाचन के अलावा आंशिक रूप से वसा का भी पाचन होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है? वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। अब इसके बाद आमाशय में उपस्थित भोजन जिसे काइम कहते हैं यह छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है। छोटी आंत में यह ग्रहणी के माध्यम से प्रवेश करता है। ग्रहणी छोटी आंत का प्रथम भाग है। छोटी आंत में भोजन के पाचन की क्रिया संपूर्ण हो जाती है। यहाँ भोजन और भी महीन हो जाता है जिसे अब काइम ना कहकर चाइल कहते हैं। छोटी आंत में भोजन को क्या कहते हैं? चाइल कहते हैं। छोटी आंत में भोजन को काइम ना कहकर क्या कहते हैं? चाइल कहते हैं। यह चाइल में कन्वर्ट हो जाता है। ग्रहणी में यानी ड्यूडेनम में जब भोजन होता है तो भोजन के साथ पित्त, अग्न्याशय रस तथा आंत्र रस जिसे सक्कस एंटेरिकस कहते हैं वह भोजन में मिल जाते हैं और भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। अब देखते हैं अग्न्याशय रस में उपस्थित अमाइलेज एंजाइम क्या करता है। यह स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। अमाइलेज नामक एंजाइम क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और वसा को लाइपेज नामक एंजाइम क्या करता है? अग्न्याशयी रस में उपस्थित लाइपेज एंजाइम क्या करता है? वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। अग्न्याशयी रस में उपस्थित ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? यह प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल देता है। तो इस तरह से छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। छोटी आंत में स्टार्च, वसा और प्रोटीन सभी का पाचन हो जाता है और पचे हुए भोजन का छोटी आंत के इलियम में अवशोषण हो जाता है। यहाँ उपस्थित विलाई जो उंगली नुमा प्रवर्धन है इसके द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है और अपचे भोजन में उपस्थित जल का पुनः अवशोषण बड़ी आंत के द्वारा होता है। उसके बाद अपचा भोजन मल द्वार के द्वारा बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। अपेंडिक्स जो है वो हमारे पूर्वजों में यह फंक्शनल था लेकिन अब यह अवशेषी अंग के रूप में है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह हो गई आहार नाल से संबंधित सारी बातें।
और जैसा कि मैंने कहा था कि आहार नाल से संबंधित जो पाचक ग्रंथियां हैं उनके बारे में अलग से स्टडी करेंगे। तो आइए उसकी भी स्टडी कर लेते हैं। आहार नाल से संबंधित पाचक ग्रंथियां, इनमें सबसे पहले है लार ग्रंथि, जिसे सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। पैरोटिड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि तथा सबलिंगुअल ग्रंथि। इन तीनों ग्रंथियों में पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी होती है और सबसे छोटी लार ग्रंथि सबलिंगुअल। इन तीनों ग्रंथियों से लार का सेक्रेशन होता है। लार में उपस्थित टाइलिन नामक एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। अब आते हैं दूसरी पाचक ग्रंथि, यकृत, जिसे लीवर कहते हैं। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन 1.5 किलो तक होता है। यकृत से पित्त का स्राव होता है, यानी बाइल का स्राव होता है, जो पित्त की थैली यानी गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। यह पित्त का स्राव करता है। पित्त क्या है? पित्त हरा एवं गाढ़ा क्षारीय द्रव है जो भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता। इस पित्त का 2 कार्य होता है। एक तो यह आमाशय से जो भोजन आता है काइम, उसकी अम्लीयता को नष्ट कर यह उसे क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। और दूसरा कार्य स्पाइसीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें पित्त के लवणों की सहायता से वसा के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यह पित्त के लवण की सहायता से होता है। पित्त में उपस्थित लवण इसमें सहायता प्रदान करते हैं। यह प्रोसेस स्पाइसीकरण यानी इमल्सिफिकेशन कहलाता है और यह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप जरूर याद रखें। नंबर 3 पाचक ग्रंथि है अग्न्याशय, इसे पैनक्रियाज कहते हैं। अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस का सेक्रेशन होता है और अग्न्याशयी रस में अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस का सेक्रेशन होता है और इस अग्न्याशयी रस में ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज तथा न्यूक्लियस का सेक्रेशन होता है। इन सारे एंजाइम का सेक्रेशन अग्न्याशयी रस से होता है। इनका काम क्या है? ट्रिप्सिन पेप्टोन्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। पेप्टोन्स को एमिनो एसिड में कौन कन्वर्ट कर रहा है? ट्रिप्सिन। या ट्रिप्सिन एंजाइम, यह ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? पेप्टोन्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और यह अमाइलेज क्या करता है? यह स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। यह अमाइलेज के द्वारा होता है। लाइपेज क्या करता है? यह वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। और अब आते हैं न्यूक्लियस। यह न्यूक्लियस क्या करता है? यह
न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर देता है, यह न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियस न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियस न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। और इस तरह से हमने जान लिया कि आहार नाल से संबंधित 3 पाचक ग्रंथियां कौन कौन से हैं। पहली लार ग्रंथि, दूसरी यकृत और तीसरी अग्न्याशय। इन तीनों के बारे में हमने जान लिया। तो इस तरह से हमने जान लिया आहार नाल के बारे में। आहार नाल से संबंधित 3 पाचक ग्रंथियां जैसे लार ग्रंथि, यकृत एवं अग्न्याशय के बारे में। और हमने पाचन की प्रक्रिया भी जान लिया। तो अब हमने एक चैप्टर यानी जैव प्रक्रम पोषण को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ो लिखो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। जय हिंद।